नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 6 वीडियो देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बिना लक्ष्य का मनुष्य पशु के समान है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट लाइफ हो या तो फिर पढ़ाई करने के बाद आप बड़े हो जाएं, उस समय भी जीवन का एक लक्ष्य हमेशा होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य के साथ ही इंसान को जीना चाहिए। इसलिए अभी वर्तमान में आप स्टूडेंट हैं, जीवन का एक लक्ष्य रखिए, दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचिए, सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और लक्ष्य का धुन सवार हो जानी चाहिए। हर दिन का सदुपयोग कीजिए, आपको निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हर दिन का सदुपयोग करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है। ठीक है, गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है, तो वो वायुमंडल कहलाता है ना। वायुमंडल में क्या है, गैस यानी कि हवा होती है ना, और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, अब वायुमंडल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है, ध्यान से यहाँ पर सुनना है। ठीक है, जैसे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 21%। और उसके बाद पूछा जाता है आपका आर्गन का, है ना, आर्गन कितना होता है 0.93%। और एक क्वेश्चन आता है कार्बन डाइऑक्साइड का ना, CO2 कितना होता है 0.03% होता है। तो ये याद मतलब कि चारों आपको याद रखना है। ठीक है, 0.03% होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, नाइट्रोजन। ठीक है, ये ध्यान रखना, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन हो गया। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, लेकिन अगर पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड पूछे या तो सूर्य या तारा, ये सब में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन दो और आता है, एक होता है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन और भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि मानव शरीर और भूप्रकृति दोनों में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब वायुमंडलीय परत को कितने भाग में बांटा गया ना, तो वायुमंडल का परत जो है वो कितना 5 है। ठीक है, कौन कौन सा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। ठीक है, फिर से समझिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल को कहा जाता है क्या, ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर और मध्यमंडल को मेसोस्फेयर और आयन मंडल को थर्मोस्फेयर और बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, वायुमंडलीय जो परत है वो सबसे निचला परत कौन सा है, तो वो है क्षोभ मंडल। सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सबसे वायुमंडल का जो है सबसे निचली परत कौन सा है, तो वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, और मौसम की सारी घटनाएं किस में होती है, तो क्षोभ मंडल में ही होता है। उसके ऊपर है समताप मंडल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि वायुयान जो है वो किस मंडल में चलती है, तो वायुयान जो है ये समताप मंडल में चलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके ऊपर है मध्यमंडल। ठीक है, और उसके ऊपर है आयन मंडल। आयन मंडल से एक क्वेश्चन आता है कि रेडियो संचार जो होता है, यानी कि रेडियो टेलीविज़न जो वो संचालित होता है और वो संभव होता है कहाँ से, तो आयन मंडल के द्वारा ही ये संचालित होता है। ठीक है, तो आयन मंडल के कारण ही रेडियो संचार ये संभव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और वायुयान जो चलती है वो समताप में हो गया। और एक आता है और ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में, तो वो भी समताप मंडल में है। ठीक है, समताप मंडल के ऊपरी सतह पर है क्या, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है ओजोन परत। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। क्वेश्चन ये आता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है ना। रेडियो संचार के लिए उपयोग किया जाता है किस मंडल का, तो आयन मंडल का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा और तेल है, तो वसा और तेल क्या है, तो ये देखिए लिपिड है। ठीक, वसा और तेल क्या है, लिपिड है। लिपिड किसे कहते हैं, तो वे सभी पदार्थ जो जल में वो घुलनशील है, यानी कि जल में नहीं घुलता है, वैसे पदार्थ जो जल में नहीं घुलता है लेकिन कार्बनिक विलायक में ये घुलनशील होता है, कार्बनिक विलायक में घुल जाता है, तो वो होता है लिपिड कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, जो कि जल में नहीं घुलता है
और कार्बनिक विलायक में घुल जाता है वो लिपिड कहलाता है। ठीक है, अब रही बात क्या, वसा है ना, वसा से ये आता है ना कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, तो यकृत है ना। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, तो यकृत यानी लीवर। अच्छा, ओमेगा 3 क्या है, तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल है ना, फैटी एसिड है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। ठीक है, अब रही बात है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ये मुख से प्रारंभ होता है ना। मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो अमाशय से होता है। तो ये भी याद रखना है, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो अमाशय से होता है। नेक्स्ट है, वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो वायरस के कारण इसमें से कौन सी बीमारी होती है, तो इसमें से वायरस के कारण होने वाला है कौन सा, चेचक। ठीक है, वायरस के कारण होता है चेचक। वायरस से होने वाले जो रोग है, जो बीमारी है, आपको हम बताए थे ट्रिक में, है ना, ट्रिक से उसे याद रख लेना है। वायरस के से होने वाला महत्वपूर्ण जो बीमारी है उसे एक लाइन याद रखना है, ए रचना हमें पानी दो जरा, है ना। इसमें आपका सारे महत्वपूर्ण बीमारी जो है विषाणु से होता है वो सभी आ जाएगा। ए रचना यानी ए से हो गया एड्स। ठीक है, रचना, रो से क्या हो जाएगा, रो से हो जाएगा रेबीज, और चना से हो जाएगा क्या, चिकन पॉक्स और चेचक। तो देखिए ऑप्शन में चेचक था, है ना, तो चेचक उसका आंसर हुआ था। तो आपको याद रखना है विषाणु से होने वाला रोग है ए रचना हमें पानी दो जरा। तो ए रचना से, अब देखिए पहले एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सी बीमारी है ना। एड्स हो गया, रेबीज हो गया, चना से हो गया, चिकन एवं पॉक्स हो गया, हमें पानी दो जरा, है ना। तो हमें से क्या हो गया, हेपेटाइटिस, एम से मीजल्स, और ई से हो गया इबोला और इन्फ्लुएंजा। ये सब बीमारी क्या है, वायरस से होने वाला है। हमें पानी से हो गया पोलियो। ठीक है, दो से हो गया क्या, डेंगू, है ना, 2 से हो गया डेंगू। जरा से क्या हो गया, जीका। ठीक है, तो क्या बोलना है कि ए रचना, आपने क्या किया, रचना से पानी मांगा, है ना, ए रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, तो और रचना क्या बोलती है, ये लो, है ना, ये ले 20 पी, ये ले 20 पी, पानी देकर क्या बोलती है, ये ले 20 पी। 20 पी यानी विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, ये सभी कौन कौन, तो ए रचना हमें पानी दो जरा, ए रचना हमें पानी दो जरा। ए यानी एड्स, रचना यानी रेबीज, चना से चिकन पॉक्स और चेचक, हमें से हो गया क्या, हेपेटाइटिस, मीजल्स और इबोला, इन्फ्लुएंजा। पानी दो जरा, पानी से पोलियो, 2 से डेंगू और जरा से जीका। ठीक है, तो इस तरह से क्या वायरस से होने वाला रोग आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्शन में दिया हुआ है मलेरिया। ये मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से होता है ना। प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया रोग, और प्रोटोजोआ के कारण होता है, और किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और क्षय रोग किससे होता है, तो क्षय रोग को ही बोलते हैं टीबी या तपेदिक या तो यक्षमा, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, और डायरिया भी बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, याद रखना है। और चेचक हो गया क्या, वायरस से हो गया। वायरस की खोज किसने किया था, इवानोवास्की, और जीवाणु की खोज किया था ल्यूवेनहोक किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। तो विटामिन के बारे में हम इतना डिटेल से बताएं कि विटामिन से कोई भी प्रश्न आएगा उससे नहीं छूटेगा। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो कई है कि क्वेश्चन इतना डिटेल में बताएं, जैसे विटामिन हो गया, यकृत हो गया, ये सब के बारे में इतना, ग्रंथि हो गया, इतना डिटेल से बताया हुआ है कि उससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वहाँ अगर पढ़े होते तो इसका आंसर आसानी से आप लगा सकते हैं। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, तो सबसे प्रचुर स्रोत पूछा है तो ये आंवला हो जाएगा। ठीक है, देखिए विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मिलता कहाँ है, सबसे ज़्यादा तो आंवला में हो गया, लेकिन ये सब नींबू, संतरा, अंगूर, आंवला एवं खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी को ही घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। ये सभी चीज़ बताए हुए हैं ना। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है, तो पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है, तो पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध, है ना, जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जो पूछा जाता है। ठीक है, जैसे एक आता है कि पारिस्थितिकी शब्द, है ना, पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था,
तो ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, है ना, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था, ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द दिया। और एक आता है पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो वो दिया था एजी टेंसले ने, है ना, एजी टेंसले ने दिया था। तो ये भी याद रखना है, एजी टेंसले, ठीक है, एजी टेंसले ने दिया था। तो एक बार फिर समझिए, पारिस्थितिकी शब्द जो दिया है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है, और पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो टेंसले, तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो एजी टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो आपको क्या है, सभी में याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सेल्सियस में पूछ दिया जाएगा, तो सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। केल्विन में अगर पूछे तो 310 केल्विन हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक ये आ जाता है, जैसे कि फ़ारेनहाइट में है, तो फ़ारेनहाइट से बदलने के लिए आ जाएगा आपको सेल्सियस में, सेल्सियस से आपको बदलने के लिए आ जाएगा आपको केल्विन में। तो ये वाला अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो इससे क्या कई क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। तो याद रखना आपको, सेल्सियस है ना बटा 5 बराबर में केल्विन माइनस 273 बटा 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 9। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको आसानी होगा, ठीक है। अगर सेल्सियस में दिया केल्विन में बदलना है तो ये वाला सूत्र का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर केल्विन में दिया फ़ारेनहाइट में निकालना है तो ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर सेल्सियस में दिया फ़ारेनहाइट में निकालना है तो ये और बराबर ये वाला यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सूत्र जो है ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर है ना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है, तो प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व क्या है? तो प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व का मतलब है क्या? देखिए, वो इम्पोर्टेंट तत्व जिसके बगैर जो वनस्पति है वो जीवित रह ही नहीं सकता, उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उसको ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो वो कौन कौन सा है? तो वो है NPK, याद रखना हमेशा, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस में है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो याद रखना है NPK, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि कौन सी फसल नाइट्रोजन के निर्धारण यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती है? तो दलहनी फसल, ठीक है, याद रखना है, दलहन फसल जो है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर आपको मिलेगा ऑप्शन में नाइट्रेट, है ना, आंसर होगा कि पौधे जो है मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है, तो क्योंकि? तो सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है, तो एक चीज़ तो मालूम है कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो वहीं से आंसर इसको खोज लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या पहला कि अवरक्त प्रकाश शरीर के बैक्टीरिया को मार देता है, तो ये गलत है। प्रतिरोध की शक्ति बढ़ती है, ये गलत है। त्वचा के वर्णक कोशिका उत्तेजित होती है और स्वस्थ टेन का उत्पादन होता है, ये गलत है ना। विटामिन डी वाला आंसर होगा सही, है ना। पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। देखिए, पराबैंगनी किरण से एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें से क्या होता है, त्वचा कैंसर हो जाता है ना, मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो अब यहाँ पर क्या फ़ायदेमंद कैसे हुआ? तो इसलिए हुआ कि पराबैंगनी किरणें जो दो तीन प्रकार के होता है, जैसे पराबैंगनी जो किरण होता है ए, पराबैंगनी किरण बी और सी, ऐसे होता है, ठीक है। तो पराबैंगनी किरण ए जो है वो मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, और बाकी जो है वो जो कि नुकसानदायक है और उससे
क्या है, त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो ओजोन परत है वो क्या करता है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है उसको जमीन पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सूर्य से मिलने वाला हार्मोन, सूर्य से मिलने वाला विटामिन कौन सा है, तो वो है विटामिन डी। और हार्मोन विटामिन भी विटामिन किसी डी को कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है। रिकेट्स रोग जो है या तो ऑस्टियोमलेशिया रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल है ना, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान का मतलब ये होता है जीव और वातावरण के बीच संबंध है ना, इसका अध्ययन करना। पारिस्थितिकी विज्ञान का मतलब होता है जीव और आसपास के जो वातावरण के बीच का अध्ययन होता है, पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया, तो एजी टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट है कि फाइलेरिया इनमें से किससे फैलता है, तो फाइलेरिया किससे फैलता है मालूम, फाइलेरिया फैलता है मच्छर से ना। फाइलेरिया जो है वो किससे फैलता है, तो एक क्यूलेक्स मच्छर है ना, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। ठीक है, तो फाइलेरिया होता है किससे, क्यूलेक्स मच्छर काटने से फाइलेरिया होता है। और फाइलेरिया क्या मालूम, फाइलेरिया को क्या कहा जाता है, फाइलेरिया को हाथी पाँव भी कहा जाता है फाइलेरिया को। ठीक है, और फाइलेरिया जो होता है वो कृमि द्वारा होता है। और कौन सा कृमि द्वारा होता है, तो बुचेरिया कृमि द्वारा आता है ना, बुचेरिया कृमि द्वारा होता है। और बुचेरिया कृमि द्वारा होता है, तो बुचेरिया कृमि का वाहक कौन है, तो वो है क्यूलेक्स मच्छर ही है ना, मादा क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर है ना। और मलेरिया किसके कारण होता है, तो वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। और प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ याद रखना है, कन्फ्यूजन ना हो। फाइलेरिया जो है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, और मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ याद कर लेते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो प्रोटोजोआ से जो रोग होने वाला है वो कौन कौन सा है, देखिए काला जार है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, काला जार है, एक सोने की बीमारी है, और एक मलेरिया है, फिर पायरिया है, और पेचिस है। ठीक है, तो इसे याद रखना है, कसम पापा की। ठीक है, इससे क्या होगा, 5 महत्वपूर्ण बीमारी याद हो जाएगा जो कि प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, कसम पापा यानी कसम से हो गया काला जार, सोने की बीमारी, मुँह से हो गया मलेरिया, पापा के यानी पायरिया और पेचिस। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो गया बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, अच्छा फिटकरी का सूत्र क्या होता है, तो फिटकरी का सूत्र होता है पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट और 24 जल है ना, जल के अणु कितना है 24 H2O। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 H2O, ये होता है फिटकरी का सूत्र होता है। ठीक है, और फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है, पोटास एलम है ना, पोटास एलम। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है, पोटास एलम। अच्छा एक क्वेश्चन और याद रखना यहाँ, जैसे पेयजल का शुद्ध से आया, इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि जल का शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है, तो कितने लाल रक्त यानी कि आरबीसी को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है, तो 5 मिलियन है ना, 5 मिलियन आरबीसी को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो भी अस्थि मज्जा में होता है। अब यहाँ से देखिए ध्यान ये रखना है, देखिए रक्त का क्या 2 भाग में बंट जाता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लेटलेट प्लाज्मा, और एक तो हो गया प्लाज्मा और एक हो जाता है क्या रक्त का जो है ना 55% भाग होता है प्लाज्मा। ठीक है, 55% होता है प्लाज्मा और 45% में आता है कौन कौन, आरबीसी
WBC और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो ये रक्त का ही सब भाग है ना, रक्त का ही भाग है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसलिए अगर पूछे RBC का निर्माण कहाँ होता है तो वो भी अस्थि मज्जा में, WBC का वो भी अस्थि मज्जा में, और प्लेटलेट्स का निर्माण वो भी अस्थि मज्जा में। यानी कि रक्त, RBC, WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अच्छा, RBC का जीवन काल कितना होता है तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, और WBC का जीवन काल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है ये होता है 13 से 20 दिन, ठीक है, 13 से 20 दिन होता है। अच्छा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स का रेशियो क्या होता है ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है RBC और WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है, इसका रेशियो क्या होता है तो इसका रेशियो होता है 600:1 और अनुपात 40 होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, RBC को क्या कहा जाता है तो RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, और WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है ना। RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है ना, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, रक्त के थक्का बनाने में सहायक रुधिर कणिका वो कौन सा होता है तो प्लेटलेट्स ही होता है, ठीक है। रक्त का जो थक्का जमाता है वो प्लेटलेट्स के कारण ही थक्का जमता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है, जैसे कि डेंगू बुखार में जो कि एडीज मच्छर के काटने से होता है, उसमें किसकी कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, RBC का फुल फॉर्म क्या होता है तो रेड ब्लड कॉर्पुस्कल है, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स होता है, और वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स होता है किसका WBC का ना, श्वेत रक्त कणिका। तो ये सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबोला क्या है तो इबोला क्या है, इबोला एक वायरस है। इबोला क्या है तो इबोला एक वायरस है, ठीक है, इबोला एक वायरस है। और इबोला वायरस सबसे पहले कहाँ पाया गया था तो ये अफ्रीका में पाया गया था, ठीक है। अच्छा, वायरस की खोज किसने किया था तो इवानोवास्की ने किया। जीवाणु की खोज किसने किया था तो ल्यूवेनहॉक ने किया था, और प्रोटोजोआ की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने किया था, यानी कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये दोनों की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। अच्छा, यहाँ पर एक कवक का अध्ययन क्या कहलाता है ये पूछा जाता है, तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है ना। तो आपको याद रखना है साफ काम, यानी कि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या पूछा है कि हरे रंग का पदार्थ, ठीक है, हरे रंग का पदार्थ पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल है जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। और हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो है क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्लोरोप्लास्ट भी दिया हुआ है, तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या अंतर है देखिए। क्लोरोफिल जो होता है उसका हिंदी क्या होता है पर्णहरित, अब क्लोरोप्लास्ट जो है उसका मतलब होता है हरित लवक। तो क्लोरोफिल क्या वर्णक है ना, रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल जो वर्णक के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और इसी तरह क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है तो लोहा पाया जाता है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन में है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग क्या है पहले निश्चेतक के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट है कि शुष्काक्षिकोप है ना, शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है तो शुष्काक्षी है ना, शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है तो शुष्काक्षिकोप का मतलब अगर एक जानते हैं तो इसका आंसर आसानी से लग जाएगा। जैसे इसका इंग्लिश वर्ड क्या है जीरोप्थेल्मिया, तो जीरोप्थेल्मिया को ही शुष्काक्षिकोप कहा जाता है। और जीरोप्थेल्मिया रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया रोग होता है, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया को ही शुष्काक्षिकोप रोग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, रक्त का थक्का नहीं बनता किस विटामिन की कमी से तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और रिकेट्स रोग यानी कि उसे सूखा रोग भी कहा जाता है। और एक है ऑस्टियोमलेशिया रोग
यानी कि रिकेट्स रोग और ऑस्टियोमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग बताए थे आपको, एक होता है मरासमस, एक होता है क्वासी-योरकोर। मरासमस और क्वासी-योरकोर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो यहाँ ऑप्शन में मरासमस दिया हुआ है, ठीक है, बाल-6 इसे कहा जाता है क्या? बाल-6। तो मरासमस रोग और एक होता है क्वासी-योरकोर रोग, ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है मालूम? प्रोटीन में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये ध्यान रखना है, प्रोटीन में ये तत्व पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अच्छा, प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है? तो प्रोटीन का इकाई है क्या? एमिनो एसिड। तो कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है? प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। या तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। और सभी हार्मोन जो है वो प्रोटीन होता है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ होता है? तो अमाशय में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो मधुमेह रोग होता है कैसे? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, ठीक है। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो होता है अग्नाशय से, है ना, पेनक्रियाज से, ठीक है। तो अगर ये खराब हो गया पेनक्रियाज, क्योंकि इंसुलिन का स्राव यहीं से होता है, अगर ये खराब हो गया तो क्या है? इंसुलिन स्राव नहीं होगा। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो अगर ये खराब हो जाता है तो इंसुलिन का स्राव नहीं होगा, तो फिर रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? डायबिटीज, है ना, जिसे मधुमेह कहा जाता है, जिसे शुगर बीमारी भी कहा जाता है, जिसे चिनिया बीमारी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये चीज़ें। और देखिए, अग्नाशय की बात करते हैं तो अग्नाशय से इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना है कि अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है जिससे हार्मोन भी निकले और एंजाइम भी निकले। जो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे केवल हार्मोन निकलता है, और बहिःस्रावी ग्रंथि जिससे एंजाइम निकलता है। और मिश्रित ग्रंथि क्या हो जाता है? कि जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। जैसे अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। अब अग्नाशय से क्या है? हार्मोन भी निकलता है। तो हार्मोन जो निकलता है वो हार्मोन की बात करते हैं। तो हार्मोन जो निकलता है, अलग अलग कोशिकाओं से 3 हार्मोन निकलता है। तो कौन कौन सा है कोशिका? अल्फा सेल और बीटा सेल और एक है डेल्टा सेल, ठीक है। तो डेल्टा सेल से ये अलग अलग कोशिकाओं से 3 हार्मोन निकलता है और 3 एंजाइम भी निकलता है, जो कि एंजाइम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जो हार्मोन निकलता है एक होता है ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है अल्फा सेल से। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ये ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। ये यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ग्लाइकोजेन को। जो कि ग्लाइकोजेन कहाँ से आया? देखिए, जो यकृत में कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यकृत जो ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है। तो कभी क्या मनुष्य कभी जैसे खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, खाना नहीं खाता है, फास्टिंग पर रहता है, तो कई दिनों से भूखा है, तो वो क्या करता है? जो स्टोरेज लीवर में जो रहता है ग्लाइकोजेन, उस ग्लाइकोजेन को फिर क्या करते हैं? ये अल्फा सेल से निकला हुआ जो हार्मोन है ग्लूकागोन, वो क्या करता है? ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और बीटा सेल से निकलता है क्या? इंसुलिन। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज का नियंत्रण करता है, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यही इंसुलिन है ना स्राव होता है कहाँ? अग्नाशय के बीटा सेल से, ठीक है। और ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। और एक है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेरिन, है ना, सोमेटोस्टेन जो है हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? कि पचा हुआ भोजन को ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात एंजाइम, इससे एंजाइम निकलता है, आपको याद करवाए थे, LAT, यानी कि लाइपेज और एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो है ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है।
अच्छा, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है बता दिए है ना, ऑक्सीजन। और इंसुलिन की खोज किसने किया, तो बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। अच्छा, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि लेंगर हैंस के आइलेट्स, या तो आइलेट्स यानी कि दीपिका, लेंगर हैंस के दीपिका कहाँ मौजूद होता है, तो लेंगर हैंस की दीपिका है ना, ये आग्नाशय में मौजूद होता है ना। आग्नाशय में जो अल्फ़ा सेल है, बीटा सेल है, ये सब जो सेल है, इसका एक वहाँ पर क्या होता है, अग्नाशय में एक है ना गुच्छा होता है। ठीक है, तो उसका खोज किया था लेंगर हैंस ने, तो उसी के नाम पे रखा गया है एक उसका जो है दीपिका का नाम रखा है, तो उसका लेंगर हैंस के नाम पर ही रखा गया है। इसीलिए बोला जाता है कि लेंगर हैंस के आइलेट्स यानी दीपिका कहाँ मौजूद होता है, तो वो अग्नाशय में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया था कि मधुमेह रोग का प्रकोप जो होता है शरीर के किस अंग की खराबी के कारण, तो अग्नाशय के खराबी के कारण ये रोग होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, तो जहाँ आयोडीन की कमी होगी तो वहाँ पर ये व्याप्त होगा। तो क्या है, आयोडीन का निर्माण क्या है, तटीय क्षेत्रों में, समुद्री एरिया में होता है। तो तटीय क्षेत्र में क्या है, यहाँ आयोडीन तो रहेगा, फिर पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रहेगा ना, पहाड़ी क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। आयोडीन की जो है कमी हो जाएगा किस में, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। ठीक है, और रही बात आयोडीन की बात है, तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो क्या होता है, घेंघा रोग जो होता है वो कहाँ होता है, थायराइड है ना ग्रंथि में ही होता है ना। थायराइड ग्रंथि में क्या है, सूजन आ जाती है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग कोई गलगंड रोग कहा जाता है या तो ग्वाटर रोग कहा जाता है। ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। उसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है क्या, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और उससे थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालने में मदद करता है ज़्यादा। ठीक है, तो आयोडीन अगर कमी होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, तो क्या थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और थायराइड ग्रंथि को अबटू ग्रंथि भी कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि साधारण नमक में क्या मिलाने पर आयोडीन युक्त नमक बनता है, यानी कि आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए साधारण नमक में क्या मिलाया जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। ठीक है, अच्छा, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखना है आपको, नमक में भी प्रथम है, कपास में भी और मूंगफली में भी सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में होता है ना। इसके बारे में, यकृत के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, है ना। विटामिन ए मुख्यतः संग्रहित होता है कहाँ, यकृत में। यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है और यकृत एक बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो लीवर में ही होता है। लीवर कोई यकृत कहा जाता है, यकृत कोई जिगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए संग्रहित होता है। और क्या होता है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन के रूप में कहाँ संग्रहित होता है, तो वो भी लीवर में ही होता है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में ही होता है। ठीक है, और पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से ही होता है। और पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। याद रखना है, खास करके ध्यान रखना है, कभी क्या पूछ लिया जाता है, अगर ध्यान नहीं रहेगा तो पित्त कहाँ से निकलता है, तो पित्ताशय कई लोग आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पित्त का जो निकलता है वो यकृत से निकलता है। पित्त जमा होता है कहाँ, पित्ताशय में। अच्छा, सबसे ज़्यादा पुनर्जनन क्षमता यानी कि रीजेनरेशन कैपेसिटी किस में होता है, सबसे ज़्यादा पुनर्जनन क्षमता होता है लीवर में ही। ठीक है, और सबसे कम होता है कहाँ, तो मस्तिष्क में होता है। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है, तो आपको बताया है कई बार है, मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है, फाइलेरिया होता है। और एक इसी तरह आता है मादा एनोफिलीज मच्छर, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अच्छा, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो डेंगू होता है मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है ना। डेंगू क्या, मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और चिकनगुनिया रोग भी एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अच्छा, काला जार का परजीवी कौन सा है, तो है बालू मक्खी, है ना। काला जार का परजीवी होता है बालू मक्खी, जैसे मलेरिया का हो गया क्या,
मादा एनोफ्रिज मच्छर, और फाइलेरिया क्या होगा, क्यूलेक्स मच्छर। तो उसी तरह काला जार का परजीवी क्या है, बालू मक्खी होता है। और नींद की बीमारी का जो है वो है तसे तसे, है ना, तसे तसे मक्खी है। नींद की बीमारी के कारण क्या है, तसे तसे मक्खी, या तो सीसी मक्खी भी कहा जाता है या तो सिकटा मक्खी भी इसे कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो थायराइड ग्रंथि का मतलब क्या होता है ना कि थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो घेंगा रोग जो होता है, गलगंड रोग होता है। तो ये थायराइड ग्रंथि जो है ये गला में पाया जाता है ना, कहाँ, तो गला में ये पाया जाता है। जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। बाकी सबसे बड़ी तो जो है ग्रंथि कौन सा है, वो यकृत है, जो कि एक बहिस्रावी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है। अच्छा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है, जिसके कारण घेंगा या तो गंडमाला भी कहा जाता है और ग्वाइटर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। तो कौन सी प्रजाति इसमें देसी नहीं है। तो देसी देखिए, गिर जो है ये गाय की प्रजाति ये देसी है, रेड सिंधी भी देसी है, और थार पारकर गाय की नस्लें जो कि क्या है, देसी है। और ये होल्स्टीन फ्रीजियन है, तो ये क्या है, ये देसी नहीं है। इसे याद ऐसे रख लीजिए, देखिए होल्स्टीन फ्रीजियन यानी फ्रीज में रहने वाला है ना, यानी विदेशी है, ऐसे रिलेट कर लीजिए, याद रहेगा, है ना, फ्रीज में रहने वाला है। तो ये क्या है, विदेशी है। कौन सी गाय की प्रजाति देसी नहीं है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन है ना, फ्रीजियन, फ्रीज में रहने वाला यानी विदेशी है ये, ठीक है, देसी नहीं है। अच्छा, गिर गाय जो है, यहाँ पर क्या है ऑप्शन में गिर गाय। तो गिर गाय कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ, गुजरात में ना, गिर वन में आसपास के क्षेत्र में वहाँ पाया जाता है। तो गिर गाय गुजरात में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय है वो गिर गाय है ना, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय गिर गाय ही है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो वो है गिर है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, गाय की एक प्रसिद्ध प्रजाति है साहिवाल, ठीक है, तो वो भी याद रखना है। साहिवाल जो है गाय की ही प्रजाति है, काफ़ी फेमस है, जो कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश में मिलता है ये सब, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें याद रखना है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस इंडिकस है। और गाय का गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन। नेक्स्ट है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है ये कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांचने के लिए किया जाता है। देखिए, आयोडीन का घोल जो है वो जब कार्बोहाइड्रेट पर डालने पर क्या आता है, उसका रंग नीला हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आयोडीन जो टेस्ट होता है वो किसको, कार्बोहाइड्रेट के जानने के लिए। जैसे कि कोई चीज़ है, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो उसको जानने के लिए क्या करते हैं, आयोडीन का घोल उस पर डालते हैं। अगर उसका रंग नीला हो जाता है यानी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो ऐसे जांच करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है, ठीक है, याद करवाएं ट्रिक्स आपको, है ना, वायरस के कारण ये पोलियो रोग होता है, ठीक है। अच्छा, पोलियो का टीका खोज किसने किया, तो जोनास सोल्क ने किया था। लेकिन मौखिक पोलियो वैक्सीन किसने बनाया, तो वो अल्बर्ट साबिन ने बनाया था। मौखिक पोलियो यानी ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया, अल्बर्ट साबिन ने बनाया था। अच्छा, टीबी का खोज किसने किया था, तो केलमेट और गुएरिन ने किया था। टीबी का खोज केलमेट और गुएरिन ने किया था, ठीक है। टीबी का टीका का खोज जो है वो केलमेट और गुएरिन ने किया था। और हैजा का टीका खोज ये रॉबर्ट कोच ने किया था। सबसे पहले टीकाकरण की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। किसका, चेचक के टीके की खोज किया था, चेचक के टीका का खोज किया था। रेबीज का टीका का खोज किसने किया, लुईस पास्चर ने किया था। और पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सा है, तो वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। और मलेरिया का जो परजीवी है तो वो प्लाज्मोडियम जो है, मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया, रोनाल्ड रोस ने किया था, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो एलिसा जांच किस में किया जाता है, एड्स की जांच के लिए ना, एड्स की जांच के लिए काफ़ी फेमस है एलिसा टेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या, एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स जो होता है ये किस वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है।
ठीक है। और HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है ना, सॉरी वायरस है ना, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, यहाँ डिफिशियंसी इसमें भी बोलना, जैसे ये आया था ना एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो यहाँ भी डिफिशियंसी जो है बोलना है, ठीक है। इसका होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, HIV वायरस जो है ये क्या करता है? तो प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, प्रतिरक्षा WBC में होता है लिम्फोसाइट, वो लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर देता है, ठीक है। ये सबसे खतरनाक हो जाता है, जो प्रतिरक्षा है उसी को नष्ट कर देता है, यानी कि आपको कोई भी आसानी से फिर बीमारी और अधिक से अधिक होते रहेगा, उसकी रक्षा करने वाला शरीर में जो होता है उसी को नष्ट कर देता है, लिम्फोसाइट को। और लिम्फोसाइट में होता है T सेल, है ना, तो उसमें T सेल को नष्ट कर देता है, ये याद रखना है, ठीक है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और अच्छा, बिडाल टेस्ट किस में किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के जांच के लिए, और मोन्टेक्स टेस्ट किया जाता है TB के जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से बायोलॉजी का पार्ट 6 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत, और 1989 में ये लागू हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में है ना प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे। पढ़ते रहे, मुस्कुराते